सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को वर्णमाला बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला मतलब देखिए, सबसे पहले तो वर्ण हो गया, तो वर्णों को तो हम जानते हैं, ये जो हमारे आ क ख ये सब हमारे वर्ण हैं। और माला जैसे मोती होती है, मोती को एक सीक्वेंस से जब हम पिरो देते हैं धागे में तो वो माला बन जाती है। उसी प्रकार से जब हम अपने वर्णों को एक क्रम से, ठीक है, पिरो देते हैं, मतलब एक क्रम से उसे लिख देते हैं तो वो हमारी वर्णमाला हो जाती है। इसकी परिभाषा हो गई, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्णमाला हमारे कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवाह। स्वर, स्वर किसे कहते हैं, सीक्वेंस याद करिए, पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर अयोगवाह। मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोगों से अगर पूछ लो कि स्वर किसे कहते हैं या व्यंजन में अंतर नहीं बता पाते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें वर्णों के विषय में जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर मतलब स से स्वर, स से स्वतंत्र। स्वर वो है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता, किसी और वर्ण की सहायता की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, उ। ठीक है, ये सब अपने में पूर्ण है। री, ए, ओ, ये सब अपने में पूर्ण है। ठीक है, इनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। याद कीजिए, आधा सा से स्वर और आधा सा से स्वतंत्र। स्वर वो है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वर के भेद देख लीजिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, सब कुछ इसमें जो वायु होती है, हमें कुछ भी बोलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो वायु होती है वो जल्दी से निकलती है। जैसे देखिए, जो नॉर्मली समझिए, जो जल्दी बोला जाए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना, इंग्लिश की स्पेलिंग से भी देख सकते हैं। जैसे ए, बड़ा आ, डबल ए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक की आवश्यकता हुई है, इसमें दो ए की आवश्यकता हुई है, तो मतलब ये एक ही की आवश्यकता हुई है, तो ये जल्दी बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बिना मात्रा के है वो हमारा ह्रस्व स्वर है। ठीक है, और जिनमें मात्राओं का प्रयोग हुआ है वो हमारा दीर्घ स्वर है। जैसे आ, ई, उ, रि। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर में दो मात्राओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वो ह्रस्व स्वर से बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए, आ, ई, उ, लेटर्स वही है पर इसमें मात्राओं का प्रयोग हुआ है, ओ, औ। तो ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लग रहा है इसमें, जो ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है, इनसे दुगुना समय लग रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन से, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, उसके बाद तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, इसमें बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है तो वो दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है, 3 गुना ज्यादा, तो वो प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर को पहचानने के लिए आप देखेंगे कि जब लिखा जाएगा लेटर तो उसमें 3 बना होगा, क्योंकि ये 3 गुना समय लगता है। कब देखिए भाई, कहीं कहीं आप देखेंगे भाई ऐसे लिखा होगा, सही तरीका है लिखने का। ठीक है, भाई और इसके बगल में ऐसे 3 बन जाएगा, काका, क्योंकि इसको लंबा खींचा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जहां 3 लिखा हो वो हमारा प्लुत स्वर होता है, क्योंकि इसमें 3 गुना ज्यादा समय लगता है। अब आते हैं व्यंजन, स्वर और व्यंजन।
ठीक है। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं है, जब तक उसमें स्वर नहीं मिलेगा तब तक वो पूर्ण नहीं होगा। व्यंजन को सही तरीके से पढ़ने और लिखने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क, अब देखिए अगर इस तरीके से आप क लिखेंगे, सिर्फ स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग से आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। के, ठीक है, क, तो यहाँ पे हमें हलंत लगाना होगा, ये अल्प व्यंजन हो जाएगा। इसको पूरा करने के लिए हमें ए की आवश्यकता होगी, मतलब क में ऐसे हलंत लगा तो ये अल्प हो गया, प्लस आ जुड़ा तो ये क हो गया। सारे व्यंजनों के साथ यही प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क, ख, ग, घ, इंगा, इन सभी को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, तो ये व्यंजन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ज दे दिया, ज किस वर्ग का व्यंजन है, और वर्ग के नाम दे दिए, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ठीक है। तो आप देखिए एक सीक्वेंस से ही आप याद करेंगे वर्णमाला को ना, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से पढ़ने की प्रक्रिया ही वर्णमाला है। तो जो ये आप इस तरीके से लिखे हैं, यही लिखने का सही तरीका है। तो जो ये पहला, ठीक है, जो पहला वर्ण होता है वही इन सभी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो वही इस वर्ग का मालिक है। तो हो गया, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? क वर्ग में क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, इया, इसका पहला वर्ण ही इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये च वर्ग के वर्ण आ गए, ट वर्ग के आ गए, ट, ठ, ड, ढ, न। अब कोई पूछ ले न किस वर्ग का है, तो सबसे पहले आप देखिए ना, त, थ, द, ध, न, मतलब त वर्ग का है। तो ये इसके वर्ग हो गए। इस तरीके से हम वर्ग के बारे में भी जान सकते हैं और वर्णों के बारे में भी जान सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व। अभी तक इसके पहले आपने देखा था स्पर्श व्यंजन में जो वर्ण छूट गए हैं, य, र, ल, व। देख लीजिए, य, र, ल, व। य, र, ल, व किस के अंतर्गत आएंगे बताइए? ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब जिन वर्णों को बोलने में हमें ऊष्मा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो रगड़ खाते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। जैसे बड़ा वाला श, षटकोर वाला सा, छोटा सा और ह। जहां तक मुझे लगता है कभी कभी अक्सर ये पूछा जाता है कि ला कौन सा व्यंजन है, या फिर षटकोर वाला सा कौन सा व्यंजन है, ठीक है। तो याद कर लीजिए, अंतस्थ व्यंजन य, र, ला, व, और ऊष्म व्यंजन श, ख, मतलब षटकोर वाला सा, छोटा सा और ह होता है। अब हम आते हैं हिंदी वर्णमाला में। आपने पढ़ा स्वर व्यंजन, अब पढ़ेंगे हम अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह वो होते हैं जिन्हें ना स्वर की श्रेणी में रखा जाता है और ना ही व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में देखिए, एक छोटी सी बिंदी, जो भी हम शब्द या वर्ण लिखेंगे उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी का प्रयोग होगा, वो अनुस्वार है। अनुस्वार नाक की सहायता से बोला जाता है, जैसे हंस, अंश, वंश। ये जो छोटी वाली बिंदी है, ये क्या है हमारा? ये हमारा अनुस्वार है। उसके बाद विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? वर्ण या शब्दों के अंत में लगता है, जैसे प्रातः, हा, ये हा का उच्चारण कर रहे हैं, नमः, ठीक है, तो ये हमारा विसर्ग है। ये तो थे हमारे वर्णमाला, मतलब वर्णों के प्रकार, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। इसके अलावा हम कुछ और वर्णों का प्रयोग करते हैं, जैसे अनुनासिक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वर्णों को लिखते समय। तो अनुस्वार और अनुनासिक याद रखिए, अनुस्वार और अनुनासिक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो छोटी बिंदी है वो अनुस्वार है, सिर्फ नाक की सहायता से बोली जाती है, और अनुनासिक क्या? नाक और मुख। अनुनासिक को बोलने के लिए नाक और मुख दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, और इसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। ये चंद्रबिंदु, इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है, जैसे आंख, गांव, छा,
तद्भव और तत्सम मैंने पढ़ाया था, तो आप देख लीजिएगा कि आंख, गांव, छाव ये तद्भव होगा या तत्सम होगा। मैंने बताया था ना कि शब्द बिंदु का प्रयोग जिसमें होता है वो तद्भव होता है या तत्सम होता है। तो ये आप लोग देखिएगा और खुद से अपने आप को चेक कीजिए। उसके बाद आता है हल का चिन्ह। हल मतलब हलन। हम वर्णों को या शब्दों को लिखते समय नीचे छोटा सा हलंत लगा दिए, जैसे क के नीचे हलंत लगा दिए, ठीक है। तो हलंत का प्रयोग हम वर्णों में तब करते हैं जब ये इसमें स्वर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये अधूरा हो जाएगा, ये अल्प व्यंजन हो जाएगा। तो अल्प व्यंजन अगर हम नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम उसके नीचे हलंत का प्रयोग कर देंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ये हल का चिन्ह है। मैंने इसके पहले अभी ऊपर इसी वीडियो में बताया था कि का में जब आ जुड़ जाएगा तो पूरा का हो जाएगा, और जब पूरा का हो जाएगा तो हलंत हट जाएगा। इसके अलावा वर्णमाला का प्रयोग करते समय कुछ और चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे है आगत ध्वनियां। ये भी क्वेश्चंस आते हैं और लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आगत ध्वनियां क्या होती हैं, जैसे देखिए ये जो चिन्ह बन गया आ, मतलब शब्दों के या वर्णों के प्रयोग में जब हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आगत ध्वनियां आती हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये जो ज और इस तरीके का जो फ लिखा होता है, ये अगर वर्णों में इस तरीके का चिन्ह और इस तरीके का ज और फ का प्रयोग होता है तो वो आगत ध्वनियां होती है। जैसे हम लोग डॉक्टर नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर बोलने से पहले अ ओ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आगत ध्वनियां है। बाल नहीं बोलते हैं, बॉल। हाल नहीं बोलते हैं, हॉल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगत ध्वनियां है। ये शब्दों को दे दिया जाएगा और कई सारी ध्वनियों को दे दिया जाएगा, जैसे आगत दे दिया गया, नुक्ता दे दिया गया, रेफ दे दिया गया, ठीक है, आयोगवाद दे दिया गया। तो उसमें से पहचानना है कि ये कौन सा है, ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सी ध्वनि है, तो ये आगत ध्वनि है। उसके बाद है नुक्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि ज और फा आगत ध्वनियों में भी लिखा गया और नुक्ता में भी लिखा गया है, लेकिन इसमें अंतर है, ठीक है। नुक्ता ये जो बिंदी है ये नुक्ता हो गई और आगत ध्वनियों में ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये जो बिंदी है ये नुक्ता हो गई। अब जैसे देखिए नुक्ता का क्या होता है, दो शब्दों के बीच में अंतर स्पष्ट होता है। जैसे देखिए राज, हम लोग कहते हैं ना अपना राजपाट संभालिए, राजा लोगों के टाइम में होता था अपना राजपाट संभालिए, मतलब अपना राज्य संभालिए, ठीक है। देखिए इसमें बिंदी नहीं बनी है तो इस राज का मतलब हो गया राज्य, और बिंदी बन गई है तो इस राज का मतलब हो गया रहस्य, ठीक है। तो अर्थ स्पष्ट करता है। ये जो नुक्ता, ये जो बिंदी है, इससे अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे कि फन, तो हम लोग कहते हैं उसका फन कुचलना, सांप का फन होता है, ठीक है, सांप का फन होता है। और फ के आगे अगर बिंदी लगे तो फन मतलब क्या हो जाता है, हुनर। तो ये जो बिंदी का प्रयोग हम कर रहे हैं ये क्या है, नुक्ता चिन्ह है। उसके बाद रा का हम कई रूप में प्रयोग करते हैं। इसको मैंने तद्भव और तत्सम में भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। रेफ के रूप में ये जो ऊपर र लगता है, जैसे कर्म, कर्म में ये जो र लगा, धर्म में जो र लगा, ये क्या है, ये र का एक प्रकार है, इसको रेफ ध्वनि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है भ्रम। इस प्रकार से वर्णों के नीचे लग जाता है, जैसे देखिए लगा हुआ है भ्रम, आम्र, नम्र, फिर ट्रेन, ये वाला र का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखिए इन तीनों रा का प्रयोग जिस भी शब्दों में होता है वो कौन सा होता है, तद्भव होता है या तत्सम होता है, वो शुद्ध शब्द होता है, वो तत्सम होता है। इसी तरीके से आप लोग इसमें तत्सम भी थोड़ा सा देख लीजिए और पहले का वीडियो देखेंगे तो आपका तद्भव तत्सम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का जो भी रा का प्रयोग होगा वो तत्सम होगा। ये आपके रा होते हैं, रा के 3 रूप होते हैं। पहला रेफ हो गया, दूसरा वर्णों में जो इस तरीके का चिन्ह लगता है स्वर रहित होता है, ये स्वर के साथ होता है, ठीक है। तो ये आप लोग वर्णमाला, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।